गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल पेंशन योजना या फिर स्वामित्व मिशन। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो लॉन्च किया। इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। और इसके बारे में देखें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो शुरुआत की गई थी, जो लॉन्च किया गया था, ये 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ही तहत जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। और इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है? देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिजिटल बनाना किसको? जितने भी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं। इस मिशन के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उसके सभी स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड होंगे। इसको थोड़ा बहुत ईजिली समझने की कोशिश करना कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि जितने भी देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, एक मान लीजिए कार्ड बना दिया गया, ठीक है। उस यूनिक हेल्थ कार्ड पे एक आपका नंबर होगा, जिसे हम कहेंगे यूनिक नंबर 1 2 3 4, जो भी मान लीजिए। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से ये हेल्थ कार्ड होगा। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड पे नंबर दिया रहता है, यूनिक नंबर दिया रहता है, उसी की तरह इस कार्ड के भी ऊपर एक नंबर दिया रहेगा। उसी नंबर के आधार पर जब आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे या दूर भी हैं, तो अगर आपने उसको ये यूनिक जो आईडी दिया है, जो नंबर दिया है, जब उस डॉक्टर को बता देंगे तो उस डॉक्टर के सिस्टम पे आपसे आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सारी डिटेल हैं वो सब कुछ उसके सामने खुल जाएंगी। जैसे कि इस कार्ड के अंदर कौन कौन सी डिटेल रहेंगी आपके, जो आपके सेहत से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित, कि आपको अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें सब कुछ फीड रहेगा। आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया है ये भी सब उसमें फीड रहेगा। किस किस चीज़ों का इलाज करवाया है ये भी उस कार्ड में फीड रहेगा। और मेन चीज़, जैसे कि सबसे अच्छी बात इस चीज़ की क्या है कि मान लीजिए किसी को कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ के लिए कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर्स काफ़ी सारे जांच करवाता है। तो जब जांच करवाता है तो कई सारी फाइलें बन जाती हैं, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक साथ खूब ढेर सारी फाइल हमें लेके जाना पड़ता है। तो अब क्या होगा कि जब वो जाँच के दौरान जो रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट में जो कुछ भी निकलेगा, जो भी कुछ डिजीज़ है, तो वो सारे जो डिटेल है वो इस कार्ड में फिट कर दी जाएंगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जो फाइल लेके जाता था इतनी सारी, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कहीं दूर भी है और वो कहीं दूर ऐसी जगह पे जहां वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो डॉक्टर को अपनी आईडी दे देगा, और डॉक्टर क्या है उसकी आईडी को ओपन करके उसके पूरी डिटेल, उसके जांच संबंध जो सारी चीजें उसके सामने खुल जाएंगे। और इस आधार पे डॉक्टर क्या करेगा, उस पेशेंट का इलाज कर पाएगा, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएगा। ये कितना सहूलियत होगा, इस चीज से समझ लीजिए कितना अच्छी चीज है ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो सारी चीज़ आईडी दे करके उस व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड डॉक्टर के सामने खुल जाएगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसको जो भी सरकारी जो योजनाओं से जो मिलने वाली जो भी सरकारी योजना है वो भी सब इस सब पे चीज़ों में फीड रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस कार्ड में उस व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो सभी डिटेल इसमें रखी जाएंगी। तो यही है एक तरीके से, जैसे आप कार्ड लेके घूमते हो ना, आधार कार्ड, वैसे एक हेल्थ कार्ड अब आप लेकर के घूमोगे। ऐसा इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है ये योजना बनाई है। ये योजना का उद्देश्य है। आगे देखते हैं यह मिशन जो है अभी वर्तमान में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस देश में बोगुरा से सिराजगंज तक नई सीधी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश में जो एक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि किसको जोड़ी है? बोगुरा से लेकर के सिराजगंज के बीच में। इसके बारे में देखते हैं तो भारत सरकार ने कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बांग्लादेश में बोगुरा से सिराजगंज तक नई सीधी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।
भारत की एक संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी और बांग्लादेश रेलवे के बीच ढाका में हुए एक समझौते के अंतर्गत रेल लाइन बिछाने की यह पहली परियोजना होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, आप डायरेक्ट देख लीजिएगा कि जो आपका बोगुरा से लेकर के सिराजगंज के बीच में जो रेल लाइन बिछाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, वो किस देश में है, तो वो बांग्लादेश में है। ठीक है, इस परियोजना के तहत देखा जाए तो रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों, पुलों, प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण कार्य भी शामिल है। और इसमें देखा जाए तो इस नए रेल मार्ग से ढाका से उत्तरी जिलों के बीच 112 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा के समय में भी लगभग 3.5 घंटे की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसके किसके बीच में किया गया है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पे आयोग है और आयोग क्या कह रहा है, जो भी डेयरी क्षेत्र से संबंधित जो महिलाओं के उनके प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा या फिर जनजातीय आयोग के द्वारा। फ्रेंड करेक्ट आंसर इसका सी है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बारे में देखें तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनके क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए आयोग देश भर के एग्रीकल्चर संस्थानों के सहयोग से महिलाओं को ढूंढेगा, उन्हें डेयरी फार्मिंग से जुड़ी बारीकियों की ट्रेनिंग देगा। ठीक है, जो भी डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जो कुछ भी बारीकियां होंगी उनको ट्रेन करेगा, ताकि उनको एक रोजगार मुहैया हो सके। रोजगार मिलेगा तो उनका एक आय का स्रोत बनेगा, आय का स्रोत बनेगा तो वो आत्मनिर्भर हो सकेंगी। ठीक है, तो ये इनका मेन उद्देश्य है। इसमें देखें, इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक कामकाज के जरिए महिला किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मदद करना है। तो इसके तहत क्या करना है कि जितने भी उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक कामकाज के जरिए जो भी महिला किसान हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको मदद करना है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हरियाणा के हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से किया। ध्यान रखिएगा, इसका ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। जो डेयरी संबंधित जो महिलाएं हैं उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कहाँ से इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वो की गई है हरियाणा के हिसार जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। नाम याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जिस मंत्रालय के सहयोग से सीड, यहाँ पे किस होना चाहिए था, किस मंत्रालय के सहयोग से सीड कैपिटल मॉड्यूल जो है लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसके बारे में देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर सीड कैपिटल मॉड्यूल को वर्चुअली लॉन्च किया है। ठीक है, वर्चुअली लॉन्च किया है। इसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल जो है शुरू किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सीड कैपिटल क्या होता है फ्रेंड? ये चीज़ देखिए, इसका थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यवसाय है या नया उत्पाद है, ठीक है, किसी एक व्यवसाय का
एक नए उत्पाद के लिए जो विचार विकसित करने के लिए जो जुटाई गई पूंजी होती है उसी को क्या कहते हैं, सीड कैपिटल। सीड डालते हो ना, बीज डालते हो, बीज डालोगे तो पौधा निकलता है। ठीक वैसे ही है कि एक ऐसी पूंजी जगह पे लगाना जहाँ से कोई नया व्यवसाय बन रहा हो, कोई नया विचार विकसित हो रहा हो। ठीक है, उस पे जो लगाई गई पूंजी, उसके लिए जो जुटाई गई पूंजी होती है उसी को क्या कहते हैं, सीड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ के लिए क्या किया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास और शहरी मंत्रालय के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधन की सूचना प्रणाली में इन्होंने सीड कैपिटल मॉड्यूल वर्चुअली लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में देखें, इसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य कर रहे शहरी, ठीक है ध्यान रखिएगा, शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता देना। ध्यान रखिएगा, शहरी है, ग्रामीण नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड है, दे देगा शहरी ग्रामीण दो दे देगा, तो आपको ग्रामीण दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जितने भी जो भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं शहर में, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई, देखा जाए जो शुरू किया गया है ये योजना का उद्देश्य क्या है, भारत में असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और फिर उत्पादकता को बढ़ाना। देखिए उनके बीच में ना, जब किसी भी चीज़ में अगर आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता ही नहीं बल्कि उसका उत्पादन के साथ साथ उसका क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होता है। इसीलिए अक्सर देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यही चीज़ इसका उद्देश्य है। चलिए आप मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, किस तरह से जो है ये योजना, किस तरह की योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है या फिर केंद्रीय योजना है, या फिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, आप मुझे इस योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, बर्लिन में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में देखें तो इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, विश्व में कृषि खाद्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिए 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण का एहसास कराना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए खाद्य प्रणाली क्या होती है, फूड सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए शब्दों के अर्थ को जब आप समझेंगे ना, उसके पीछे छुपी हुई डिफिनेशन को जब आप समझेंगे तो बहुत हद तक आंसर को आप एलिमिनेट भी कर लेंगे, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी। फूड सिस्टम फ्रेंड होता है कि जैसे कोई खाद्य का पदार्थ का आप उत्पादन कर रहे हो, फिर उसका प्रसंस्करण कर रहे हो, फिर उसको परिवहन दे रहे हो, फिर उसको उपभोग करने में जो शामिल गतिविधियां, यही सब मिला करके फूड सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। जैसे कि एक आलू का एग्जाम्पल ले लो, आलू का आपने उत्पादन किया यानी कि खाद्य पदार्थ का आपने उत्पादन किया, अब उस आलू को प्रोसेस किया, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करना मतलब उसके रूप को परिवर्तित कर देना। आलू से आपने क्या कर दिया, चिप्स को बना दिया, परिवहन के द्वारा उसको मार्केट में ले गए, अब उसका क्या हो गया, उपभोग हो गया, यही क्या हो गया, फूड सिस्टम हो गया। और ध्यान रखिएगा ये जो फूड सिस्टम है ये जीवन के, मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। ध्यान रखिएगा, अगर फूड सिस्टम आपका अच्छा है, अगर आपका खाद्य प्रणाली अच्छी है, अगर वो दुरुस्त है तो आपका शरीर क्या होगा, वो स्वस्थ रहेगा। और अगर आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप साथ में उसी के साथ साथ अगर आपका खाद्य प्रसंस्करण अच्छा है, आपका खाद्य प्रणाली अच्छी है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इसी के साथ साथ पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, इसी के साथ साथ आपकी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण स्वस्थ रहेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, जो संस्कृतियों के जो स्वास्थ्य पर जो एक तरीके से देखा जाए पूरा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको इसका जो है सुचारू रूप से कार्य, इसके ऊपर सुचारू रूप से यानी कि फूड सिस्टम पे सुचारू रूप से कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य बना रहेगा। और एक जब परिवार स्वस्थ रहता है तो एक समुदाय स्वस्थ रहता है, और एक समुदाय स्वस्थ
रहता है तो समुदाय को मिला लो तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहता है सॉरी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन जो है वो खाद्य एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें लोगों को ये याद दिलाना, ये एहसास कराना कि 2030 तक के सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण शामिल है। ठीक है, इसकी शुरुआत देख लीजिए। 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा एक पूर्व शिखर सम्मेलन सहित संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहा ऊदबिलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति का जीवाश्म का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। विश्रू ओनिक्स, यूरेशियाई, अफ्रीकाई नखरित और फिरिया, सियाल मोगले, मेली लूत्रा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विश्रू ऑनिक्स जो है वो एक ऊदबिलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति का जीवाश्म है। इसके बारे में देख ले तो हाल ही में जर्मनी के शोधकर्ताओं ने ऊदबिलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है, जिसका नाम देख लीजिए क्या है, विश्रू ऑनिक्स नेप्च्यून। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब स्टार वाले प्रश्न है फ्रेंड, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनने की चांसेस होती है। ठीक है, यह यूरोप में विश्रू ऑनिक्स प्रजाति की किसी भी सदस्य की पहली खोज है। इससे पहले इस प्रजाति के सदस्यों के अवशेष केवल देख लीजिए एशिया में और अफ्रीका में पाए जाते थे, यूरोप में पाया गया ये पहला है। और ये इसका नाम क्या है, विश्रू ऑनिक्स नेप्च्यून। पूछ देगा कि ये आपका विश्रू ऑनिक्स नेप्च्यून क्या है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक ऊदबिलाव की जो है प्रजाति है, अज्ञात प्रजाति, जो कि अभी हाल ही में जर्मनी के जो शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस तिथि को किया गया। 24 सितंबर को, 26 सितंबर को, 25 सितंबर को, 30 अगस्त को। करेक्ट आंसर है सी, 25 सितंबर को किया गया ग्लोबल सिटीजन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन। फ्रेंड इस क्वेश्चन को शामिल करने का उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ठीक है, इसमें देखिए 25 सितंबर को आयोजित ग्लोबल सिटीजन लाइफ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। इस कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य क्या है, ग्लोबल सिटीजन लाइफ 24 घंटे का वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की रक्षा करना, निर्धनता को समाप्त करने हेतु देशों को एकजुट करना। ये सब बहुत आज के प्रेजेंट डे में बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो पृथ्वी की रक्षा करना, पर्यावरणीय चुनौती बहुत बड़ी आ चुकी है, और गरीबी, निर्धनता को समाप्त करना, जो खाई बन रही है समाज में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है ग्लोबल सिटीजन लाइफ। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन उन संलग्न नागरिकों का आंदोलन है जो वर्ष 2030 तक अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने, समानता की मांग करने के लिए अपनी सामूहिक अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका भी उद्देश्य यही है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी गोल है 17 गोल आपको याद होने चाहिए, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अच्छे से इस पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इवन मेंस लिखने वाले जो होंगे, जो मेंस लिख रहे होंगे, उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको आंसर में उसको वहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जोडीमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है। एक वाइन है जिसका नाम है जोडीमा राइस वाइन है, और ये किस राज्य की है जिसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की है, गोवा की है, मेघालय की है, असम की है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम की है जोडीमा राइस वाइन, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके बारे में देखें तो असम की जोडीमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। ये राइस चावल से बनता है फ्रेंड, ये वाइन जो है। तो चावल की शराब जोडीमा जीआई टैग प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक मदिरा बन गई है। अब देख लीजिए, ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली पारंपरिक मदिरा बनी है जिसको जीआई टैग मिला है। कौन सी है ये जोडीमा राइस वाइन है, जो कि किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। यह वाइन असम की दिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमासा जनजातियों के द्वारा जोडीमा राइस वाइन जो है वो बनाई जाती है। ये असम की जनजाति है। असम के कुछ अन्य
जो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों में देखा जाए मुगा सिल्क है, जूहा चावल है और तेजपुर लीची शामिल है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फैनी वाइन को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, फैनी वाइन। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संस्थान केंद्र जो है उसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संस्थान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, कुल्लू जिले में किया गया है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। इसका उद्देश्य क्या है, हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करना, जो हाथों से जो बने हुए उत्पाद होते हैं उनको प्रोत्साहित करना और निर्यात के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना। बहुत अच्छा। इस बुनकर सेवा केंद्र में गुणवत्तापूर्ण नवीन डिज़ाइन तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण जो है उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल द्वारा भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्लांट का संचालन किस राज्य में किया गया है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश में किया गया फ्लोटिंग सोलर प्लांट का संचालन किसके द्वारा, भेल के द्वारा। और इसके बारे में देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। यह आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन देखा जाए तो सिन्हाद्री में स्थित 25 मेगावाट की फ्लोटिंग परियोजना 100 एकड़, फ्रेंड यहाँ एकड़ होगा, एकड़ क्षेत्र में फैली है। ठीक है, एक और इससे बहुमूल्य भू संसाधन की बचत होगी, दूसरी ओर कम वाष्पीकरण होने से जल संरक्षण होगा। तो इसको समझना एक तरीके से, जहाँ पे ये जो स्वच्छ विद्युत उत्पादन एक तरीके से होगा, जहाँ पे ये परियोजना स्थापित की जाएगी, सिंहाद्री वाली परियोजना, वहाँ पे जहाँ एक तो एक स्वच्छ जो विद्युत उत्पादन हो रहा है और साथ ही साथ जहाँ जिस क्षेत्र में लगाई जाएगी वहाँ अपने जो है आवरण क्षेत्र को छाया प्रदान करेगी, जितना भी क्षेत्र घेरेगी वहाँ छाया प्रदान करेगी, चूँकि फ्लोटिंग है। तो जब ये छाया प्रदान करेगी तो जहाँ पे छाया प्रदान करेगी वहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा, तो वाष्पीकरण कम होगा तो जल संरक्षण होगा। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द डे पे आ जाते हैं फ्रेंड। एक्चुअली ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा समझाना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ से जाना आप ही का समय बर्बाद है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं जहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने वाला रहता है वहाँ पे मैं समझाती हूँ, बाकी मैं आगे बढ़ती हूँ। फैक्ट्स ऑफ द डे में चलते हैं कि फहद फासिल की मलयालम फीचर फिल्म जिसने स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिर्फ सम्मान जीता है, उसका नाम है जोजी। जोजी जो है किसकी एक मलयालम फीचर फिल्म है, किसकी है, फहद फासिल की है और इसने स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष सम्मान जीता है। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में विकासशील परशुराम कुंड की आधारशिला रखी गई है केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके द्वारा ये देखा जाए तो परशुराम कुंड की आधारशिला कहाँ रखी गई, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में। ठीक है, हाल ही में किए गए नए वैज्ञानिक शोध ने उत्तरी अमेरिका में सबसे पुराने ज्ञात मानव पैरों के निशान का खुलासा किया है। तो ये जो ज्ञात मानव के पैर हैं बहुत सबसे पुराने हैं उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पे ये प्राप्त हुए हैं, तो ये न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स, ठीक है, नेशनल पार्क में। ठीक है, व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में, जो कि न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने ज्ञात मानव पैरों के निशान जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। पुस्तक है जिसका नाम है द बैटल रेजांगला, के लेखक हैं कुलप्रीत यादव। ठीक है, नेक्स्ट है ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब किसने जीता, भारत की सानिया मिर्जा ने और उनकी चीनी जोड़ीदार जो हैं झांग सुई। ठीक है, झांग सुई ने, इन्होंने क्या जीता है,
ओस्ट्रावा ओपन, ठीक है। ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की सानिया मिर्ज़ा हैं। और दूसरी कौन है? चीनी, उनकी चीनी जोड़ीदार, जो कि युगल है तो 2 महिलाएं होंगी, 2 खिलाड़ी होंगी, जिसमें एक सानिया मिर्ज़ा और दूसरी उनकी चीनी समकक्ष जो है सांग सुई है। वहीं देखा जाए राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है किसको? शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। इनको कंपनी है मास्टर कार्ड ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। सोहजत मेहदी को भौगोलिक देखा जाए तो सोहजत मेहदी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहजत मेहदी कहाँ की, किस राज्य की है? राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार की है सोहजत मेहदी। ये जितने भी जीआई टैग है फ्रेंड आपको याद होने चाहिए। यहाँ से मैच द फॉलोइंग ही पूछ सकता है, कुछ उत्पादों के नाम दे देगा, पूछ देगा किस राज्य से संबंधित हैं और मतलब हाल ही में जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो यह याद होना चाहिए। विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? 25 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इटली द्वारा हाल ही में भारत की कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी गई। तो किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी गई? कोविशील्ड को, ठीक है। कोविशील्ड को फ्रेंड विकसित किसने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस किसने किया था? एस्ट्राजेनेक, ठीक है, एस्ट्राजेनेक, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया था। और इसको निर्मित किसने किया था? पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेक के द्वारा इसको मिल करके संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया। इसको निर्मित किसके द्वारा किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने भी देखा जाए तो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दी है। तो हमारा इस तरीके से फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा आज पहला है कि प्रदेश के प्रतिष्ठा ठाकुर जिन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड हासिल किया है, ये किस जिले से संबंधित है प्रदेश के? तो ये फर्रुखाबाद से संबंधित है, ठीक है। क्या नाम है इनका? प्रतिष्ठा ठाकुर। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है। देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, ये देश का पहला होगा, वाराणसी में होगा, ठीक है। कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में गोरखपुर की ग्राम पंचायत जहां आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े, बताइए। ढोडना, ठीक है। ढोडना जो कि है ये गोरखपुर की ग्राम पंचायत है जहां आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन सी पंचायत को? शामली जिला पंचायत को, ठीक है। शामली जिला पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे, फ्रेंड जो फैक्ट्स ऑफ द डे जो प्रश्न होते हैं 10 से 12 जो भी होते हैं उनको क्विक देखा करो आप। मैंने आपको बोला है कि आप टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमारे इंस्टीट्यूट का, जिसका डिकोड एग्जाम पे जाइए, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ डेली जो है जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। और जो ये आपका जो 10 से 12 जो जितने भी फैक्ट्स ऑफ द डे है ना उसको क्विक रिवीजन किया करो, फटाफट पढ़ लिया करो, उसमें ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगता लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी जितना भी जो जितने क्वेश्चन आंसर जो MCQs के फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा समझना रहता है, उसमें कई क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करो। बाकी अब आपका मैराथन भी शुरू होगा, बहुत से लोगों ने ये बोला है कि PCS का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग उसमें भी अब आप लोग को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा पूरा करंट अफेयर्स आप लोग का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मैं देख रही हूँ आंसर आपके कम होते जा रहे हैं, व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, प्लीज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाओ। आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग हैं, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा व्यू बढ़ाओगे फ्रेंड, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग को मिलेगी, खासकर मुझे अपने लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। Have a good day. Stay safe and stay happy.